हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एमपी बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक एक करके इनका सोल्यूशन देखते हैं। 18 क्वेश्चन है, वॉट राइट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्वेश्चन से पूछ रहा है कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को आपको उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो पहले आप ये जानिए कि सोप क्या होता है। सोप क्या होता है, एकदम इसको पहले रब कर लेते हैं। सोप क्या होता है? सोप होता है आपका, सोप इज अ सोडियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है। सोप के दो पार्ट होते हैं। सोप के स्ट्रक्चर दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ये हेड पार्ट, जो होता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जो टेल पार्ट होता है वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका वाटर लविंग। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो वाटर को क्या करता है, वाटर से दूर रहता है। वाटर से क्या उसका फोबिया है, क्या है, ठीक है। तो ये वाटर को क्या कहता है, वाटर से दूर रहता है, वाटर को पसंद नहीं आता, ठीक है। और तो सोप क्लीन डर्टी क्लॉथ और स्किन बाय रिमूविंग ऑयली डर्ट और ग्रीस, पता है। A soap molecule has two part, एक पार्ट होता है उसका हाइड्रोफिलिक विच अट्रैक्ट वाटर एंड द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक विच अट्रैक्ट ऑयल और ग्रीस। हाइड्रोफोबिक पार्ट किसको अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है। व्हेन सोप इज मिक्सड विद वाटर, जब हम तो सोप को वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, जो उसका टेल पार्ट है वो किससे टच हो जाता है? वो टच हो जाता है ग्रीस से, ऑयल से। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो किसकी तरफ फेस करता है? वो किसका है? वाटर की तरफ, ठीक है। तो दिस फॉर्म टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड मिशिल। अब फिर ये क्या बनाते हैं? मिशिल नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैं आपको करके जाता हूँ। जैसे अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा डेड पार्टिकल है, ये हमारा एक डेड पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल? डेड पार्टिकल, देखा, डेड पार्टिकल है। तो अब इसको सब मॉलिक्यूल आएंगे। तो ये जो टेल पार्ट है, जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो किससे अटैच हो जाएगा? वो अटैच हो जाएगा आपका डर्ट पार्टिकल से, ऑयल पार्टिकल से, ठीक है। इसको ऐसे हम डिलीट कर देते हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना लिया? ये उसने एक मिशीन नाम का, इसको हम कहते हैं मिशीन स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, दिस द ग्रीस इज ट्रैप इनसाइड दिस मशीन। अब जो ग्रीस है, जो डार्ट है, वो क्या इस मशीन में क्या होती है? ट्रैप हो जाती है एंड लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस, और भी सरफेस पे आ जाती है। ऑन रिंसिंग विद वाटर, मतलब पानी से इसको हम साफ कर देते हैं। ऑन रिंसिंग वाटर द मशीन कैरी डर्ट एंड ग्रीस आर वॉश्ड अवे मेकिंग द सरफेस। इससे क्या होता है? सरफेस क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेक द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट है हमारा क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें क्या होगा, एक तो हमारा क्लोरीन होगा, हमें नाम से तो चल रहा है। एक तो हमारा क्या होगा? क्लोरीन होगा, और क्या होगा? प्रोपेन होगा। प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होता है? प्रोपेन में होता है आपके 3 कार्बन। एक सेकेंड, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं आपके? 3 कार्बन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखता है। पहले हम अपने 3 कार्बन बना लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इधर भी हम हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि 4 होती, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहाँ लगाते हैं हम क्लोरीन। ठीक, तो हमारा क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, कितने कार्बन है? कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कितने हैं? 7। और एक क्लोरीन, C3H7Cl। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो आता है हमारा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में हमारे 3 कार्बन होंगे और एक प्लस क्या होगा? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्सिल
हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप। हमने 3 कार्बन लगाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन अटैच करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, और इधर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, और ये क्या आएगा? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H कितने? 7 पहले के थे, और एक OH। क्या आएगा? OH। OH। ठीक। अब आता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है आपका? इथेनॉल में होता है आपके 2 कार्बन, ईथ में होते हैं आपके 2 कार्बन। ठीक है, और एक आएगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हमारा OH। 2 कार्बन लगाते हैं हम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन लगाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H5OH। C2H5OH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। क्वेश्चन से बोला अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उसके साथ क्या होता है? तो व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज द प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस। जब एग ही फर्टिलाइज नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी क्या होगी? होगी नहीं। ठीक है, द अनफर्टिलाइज एग सर्वाइव ओनली फॉर अबाउट 1 डे आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन होने के बाद जो आएगा वो सिर्फ 1 दिन के लिए सर्वाइव करता है, 1 दिन के लिए सर्वाइव करता है। अगर उस टाइम पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, अगर नहीं होता है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। द यूट्रस हैड प्रिपेयर्ड अ थिक सॉफ्ट लाइनिंग टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग बट इट इज नो लॉन्गर नीड। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, पहले क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उससे पहले क्या होता है? यूट्रस एक थिक सॉफ्ट लाइनिंग बना लेती है टू रिसीव फर्टिलाइज एग को। ठीक है, पर देयरफॉर दिस लाइनिंग ऑल्सो ब्रेक डाउन। अब जब उसकी नीड ही नहीं है तो वो जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब ये ब्रेक डाउन कहाँ से होगी? ये वेजाना से बॉडी को कर देगी, लीव कर देगी, और इसके साथ क्या निकलता है? ब्लड निकलता है और म्यूकस निकलता है, और इसी को दिस नेचुरल मंथली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और अ पीरियड। आफ्टर दिस अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एंड अ न्यू एग स्टार्ट मैच्योरिंग इन द ओवरी अगेन नॉर्मली। ये क्वेश्चन भी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम न्यू प्लांट कैसे बना सकते हैं? तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक प्लांट टिश्यू लेते हैं, प्लांट टिश्यू लेंगे या तो एक सेल लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द ग्रोइंग टिप। ग्रोइंग टिप में होता है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, और ये डिजीज फ्री सेल होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल लेंगे, एक मेरिस्टेमेटिक सेल लेंगे, उसको हम एक स्टेराइल मीडियम में डालेंगे। किसमें डालेंगे? स्टेराइल मीडियम में एक मेरिस्टेमेटिक सेल डाल देते हैं। फिर क्या होता है? बाद में ये मेरिस्टेमेटिक सेल एक्टिवली डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, फिर ये बना देंगे एक मास ऑफ सेल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मास ऑफ सेल, जिसको हम बोलेंगे कैलस। क्या बना लेंगे? कैलस। कैलस क्या होता है? एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल होता है। क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। ठीक है, अब ये जो कैलस है इसको भी हम दूसरी बार एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे। उसमें हम क्या डालेंगे? उसमें हम डालेंगे हार्मोन्स। ठीक है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट मीडियम था उसमें हम डालेंगे शुगर प्लस हार्मोन्स। शुगर प्लस शुगर प्लस हार्मोन्स। ठीक है, अब जो सेकंड मीडियम में उसको डालेंगे, अब हम इस कैलस को सेकंड मीडियम में डालेंगे। अब ये सेकंड मीडियम डालेंगे, अब इसमें क्या होगा? ये क्या करेगा? हार्मोन कंटेन करेगा। क्या करेगा? हार्मोन कंटेन करेगा, जो कैलस की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अब इस कैलस से क्या बनेंगे? टाइनी प्लांटलेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? टाइनी प्लांटलेट्स क्या होंगे? इससे फॉर्म होंगे। अब यही टाइनी प्लांटलेट्स को हम सॉइल में क्या कर देंगे? ट्रांसप्लांट कर देंगे, और ये जब हम उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे तो इनसे क्या बनेगा? न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, इन टिश्यू कल्चर अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट एंड प्लेस्ड इन अ स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग शुगर्स और प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं। ठीक, द सेल डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अनऑर्गेनाइज्ड मास कॉल्ड
a callus. The callus is then transferred to another medium that contains hormones for growth and differentiation, where it develops into tiny plantlets. These plantlets are transferred into soil to grow into new plant. अब इसे कहते हैं दिस मेथड क्विकली प्रोड्यूस मेनी आइडेंटिकल और डिजीज फ्री प्लांट मिल जाते हैं। जैसे होता है मेरिस्टेमेटिक सेल कैसे होते हैं, डिजीज फ्री सेल होते हैं। 20th क्वेश्चन हमारे पास, राइट द मेन कॉज ऑफ प्रेस बायोपी इन ह्यूमन। तो प्रेस बायोपी होता है, तो ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में जो नियर विजन होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। क्या होता है, नियर विजन क्या होता है, कम होता जाता है। तो प्रेस बायोपी इज द डिफेक्ट विजन दैट यूजुअली अकर इन द ओल्ड एज। इसमें क्या होता है, जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो सीलियरी मसल्स क्या होती हैं, ग्रेजुअली क्या होती है, वीकर होनी चली जाती है। क्या होती है, वीकर होनी चली जाती है। सेकंड है इसका द डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस। आईलेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, इसमें डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पावर अकोमोडेशन है, जो आई है वो अपनी पावर अकोमोडेशन क्या कर देती है, लूज कर देती है। अब प्रेस बायो को हम किससे ठीक कर सकते हैं, तो प्रेस बायो को हम कॉन्वेक्स लेंस लगा के क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पर कुछ लोगों में क्या होता है, उनकी पास की नजर और दूर की नजर भी दोनों ही क्या हो जाती, खराब हो जाती है। इसके लिए हम उनमें यूज करते हैं बाईफोकल लेंस, जिसमें हम कॉनकेव दूर की नजर के लिए और कॉन्वेक्स पास की नजर के लिए यूज करते हैं। एज ए रिजल्ट द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स मूव अवे। प्रेस बायो में क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है आगे तक चला जाता है। एंड द पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। समटाइम पर्सन सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच केसेस आर करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। तो देख, एटमोस्फेयर में क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लाइट आती है, तो सन से लाइट आती है उसमें होती है ब्लू लाइट होती है, सन से व्हाइट लाइट होती है, वो स्प्लिट होती है, उसमें ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। और इसी शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से वो क्या होती है, सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। जो पार्टिकल होते हैं वो ब्लू लेंथ को क्या करते हैं, सबसे ब्लू वेवलेंथ को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं और एवरी डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर आर स्मॉलर इन साइज एंड देन द वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट। दीज पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट। ये जो पार्टिकल है, जो फाइन पार्टिकल्स है, वो करते हैं ब्लू लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं मच मोर स्ट्रांगली देन द रेड लाइट। रेड लाइट से ज्यादा इसको हम स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमोस्फियर, जब सनलाइट एटमोस्फियर से पास करती है तो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर है वो पूरे एटमोस्फियर में क्या होता है, स्कैटर हो जाता है एवरी डायरेक्शन में। ठीक है, एज दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट realize from all parts of the sky, the clear sky appears blue। पर अगर हम ये कहते हैं, अगर एटमोस्फियर ही नहीं होगा तो हमें स्काई कैसा दिखेगा, फिर हमें काला दिखेगा, क्योंकि जब ब्लू लाइट है वो स्कैटर ही नहीं हो पाएगी। ब्लू लाइट जब स्कैटर नहीं हो पाएगी तो जो हमें एटमोस्फियर, जो स्काई है वो कैसा दिखेगा, वो हमें काला दिखेगा, वो वुड लुक डार्क। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अपने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करें।